थमे रोमा 2012 में रिलीज हुई एक जापानी फिल्म है जो हिदेकी टेकुची द्वारा निर्देशित है और मारी यामाजाकी के इसी नाम के मंगा पर आधारित है। ये फिल्म समय यात्रा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में एक अनूठी कहानी बताने के लिए ऐतिहासिक नाटक, कॉमेडी और फैंटेसी तत्वों का मिश्रण है। प्राचीन रोम और आधुनिक जापान के बीच। कहानी प्राचीन रोम में शुरू होती है, जहां हम लुसियस से मिलते हैं, जो एक वास्तुकार है जो वित्तीय संकट और रचनात्मक रुकावट से जूझ रहा है। उनकी नवीन अवधारणाओं को ग्राहकों द्वारा लगातार खारिज कर दिया जाता है, जो उनके विचारों को पुराना और अप्रासंगिक मानते हैं। एक दिन आराम करने की कोशिश में लुसियस अनिच्छा से एक हलचल भरे सार्वजनिक स्नानागार में एक दोस्त के साथ जाता है, जो शोरगुल और निर्वस्त्र संरक्षकों के कारण उसे सबसे कम आराम देने वाला स्थान लगता है। पर्यावरण से अभिभूत होकर वो खुद को पानी के भीतर डुबो देता है और जल्द ही उसे टब के दूसरे छोर पर एक छोटा सा भंवर बनता हुआ दिखाई देता है। जिज्ञासा उसे जांच करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन वह तेजी से एक शक्तिशाली धारा में बह जाता है। कुछ ही क्षणों में लुसियस खुद को एक सुरंग जैसे रास्ते में पाता है और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक हताश संघर्ष के बाद वह अंततः सामने आया, लेकिन पता चला कि वह अब रोमन स्नानागार में नहीं है। अपने आश्चर्य के लिए वह एक आधुनिक जापानी स्नानघर में खड़ा है, जो आश्चर्यचकित बुजुर्ग लोगों से घिरा हुआ है। लुसियस ने निष्कर्ष निकाला कि ये व्यक्ति अपनी मंगोलियाई विशेषताओं के साथ सपाट चेहरे वाली जनजाति से संबंधित होंगे। एक बार जब वह शुरुआती झटके से उबर जाता है, तो उसे पता चलता है कि यह स्नानघर उसके समय में देखे गए स्नानघरों की तुलना में कहीं अधिक उन्नत है, जिसमें टोकरियां, नल और एक मालिश उपकरण जैसी नवीन सुविधाएं हैं जो उसे आश्चर्यचकित करती हैं। अनजाने में वो महिलाओं के कपड़े बदलने वाले क्षेत्र में ठोकर खाता है और एक क्रोधित बुजुर्ग महिला उसे तुरंत बाहर कर देती है। इसके बाद कथा हमें एक संघर्षरत मंगा कलाकार ममी से परिचित कराती है, जो एक नया चरित्र बनाने के लिए लुसियस की अपरंपरागत उपस्थिति से प्रेरणा लेती है। वो उसका चित्र बनाना शुरू करती है। बाद में लुसियस को होश आता है और उसे सुगंधित दूध की एक बोतल दी जाती है, जो उसे बेहद आनंददायक लगती है। इसका मीठा और ठंडा स्वाद उस पर हावी हो जाता है, जिससे वो एक बार फिर बेहोश हो जाता है। जागने पर लुसियस प्राचीन रोम में वापस आ गया है, चिंतित लोगों से घिरा हुआ है, जिन्होंने उसे सूचित किया है कि वह स्नान में लगभग डूब गया था और कुछ क्षण पहले पाया गया था। प्रारंभ में उनका मानना था कि सपाट चेहरे वाली जनजाति के साथ उनकी मुठभेड़ एकमात्र सपना थी, लेकिन उन्होंने अपने बगल में दूध की खाली बोतल देखी। फिर कहानी 2 महीने तेजी से आगे बढ़ी। लुसियस ने स्नानागार के मालिक के सामने एक उन्नत नवीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिससे उसे अपनी रचनात्मकता के लिए प्रशंसा मिली और उसने अच्छी खासी आय अर्जित की। स्नानघर में अब स्नान के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए टोकरियां, मसाज बूथ और मीठा दूध जैसे नवाचार शामिल किए गए हैं। स्नान के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने घर में स्नानघर बनाने की इच्छा व्यक्त की। जैसे ही लुसियस इस पर विचार करता है, वह एक बार फिर पानी की धारा में बह जाता है और 21वीं सदी के बाथटब में गिर जाता है। एक आदमी प्रवेश करता है और लुसियस से अपने स्नान के लिए सहायता का अनुरोध करता है, जिससे लुसियस को शॉवर हेड और शॉवर कैप जैसी आधुनिक सुविधाओं की खोज होती है। संयोगवश ये घर मामी का है, जो लुसियस को फर्श पर पड़ा हुआ पाती है। वह अपनी स्केचबुक लेने के लिए दौड़ती है, लेकिन वापस लौटती है और पाती है कि वह गायब हो गया है। रोम में वापस लुसियस ने बुजुर्ग व्यक्ति के लिए एक बाथटब का निर्माण किया, जिससे काफी संपत्ति अर्जित हुई। हालांकि उसकी पत्नी असंतुष्ट रहती है, एक बच्चे के लिए तरसती है और काम में उसकी लगातार व्यस्तता के बारे में शिकायत करती है। एक गर्मागर्म बहस शुरू हो जाती है, जिसके अंत में वो उसे श्राप देती है और चली जाती है। कुछ दिनों बाद लुसियस से सम्राट हेड्रियनस का एक दूत संपर्क करता है, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है, और अफवाह है कि उसने विरोधी कैबिनेट सदस्यों को समाप्त कर दिया है। लुसियस के आविष्कारों के आसपास की चर्चा से आकर्षित होकर सम्राट भी उनके काम में रुचि व्यक्त करते हैं। उनकी मुलाकात के दौरान सम्राट सार्वजनिक स्नानघर के साथ उनकी कलात्मक उपलब्धियों के लिए लुसियस की प्रशंसा करते हैं और उन्हें एक अद्वितीय और अभूतपूर्व व्यक्तिगत स्नान बनाने के लिए नियुक्त करते हैं। लुसियस सम्राट को प्रभावित करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ चुनौती को स्वीकार करता है। रात भर लुसियस एक शानदार स्नानघर बनाने के लिए प्रेरणा के लिए शहर की खोज करता है, लेकिन मूल विचारों को उत्पन्न करने में अपनी असमर्थता से खुद को शर्मिंदा पाता है। अचानक वह एक गड्ढे में गिर जाता है और गायब हो जाता है। एक समकालीन दृश्य में हम ममी का सामना बाथरूम की आपूर्ति की दुकान पर काम करते हुए करते हैं, जो अपने मंगा कलाकार करियर को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। एक दिन वह गलती से पानी छोड़ देती है, जिससे एक टब भर जाता है।
उसे आश्चर्य होता है कि लूसियस टब में दिखाई देता है, हवा के लिए हौंफ रहा है। वे संवाद करने का प्रबंधन करते हैं, जबकि दुकान प्रबंधक अजीब आदमी के बारे में शिकायत करता है, जिससे मामी और लूसियस को बातचीत करने का अवसर मिलता है। लूसियस प्रतिष्ठान के दौरे का अनुरोध करता है और उसे एक सिक्का प्रदान करता है। भाषा की बाधा के बावजूद मम्मी उसे बाध्य करती है और उसे चारों ओर दिखाती है। लूसियस मूत्रालयों से मोहित हो जाता है और अनुमान लगाता है कि मुद्रित टॉयलेट पेपर फ्लैट फेस जनजाति की सफलता का रहस्य रखता है। हालांकि जो बात उसे सबसे अधिक आकर्षित करती है वह है एक बिडेट, जो जब भी वह इसका उपयोग करता है तो उसे आनंद की स्थिति में ले जाता है। उसने जो कुछ भी सामना किया है उससे प्रेरित होकर वो रोम लौटता है और सम्राट के लिए दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा स्नानागार बनवाता है। इस उल्लेखनीय प्रतिष्ठान में व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए निरंतर पानी की आपूर्ति के साथ एक शौचालय, पाइप में उड़ाने वाले दासों द्वारा उत्पन्न बुलबुले वाला एक टब, एक चमकदार मछली घर और सुगंधित मोमबत्तियां हैं। उनकी उपलब्धि सम्राट की अपेक्षाओं से कहीं अधिक है, जिससे उन्हें कुत्ते और मानव दोनों तत्वों की एक विशिष्ट मूर्तिकला से सजा हुआ एक विशेष हार प्राप्त हुआ। अपनी उपलब्धि को अपनी पत्नी के साथ साझा करने के लिए उत्सुक लूसियस घर भागता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह उसके सबसे करीबी दोस्त के साथ अंतरंग मुठभेड़ में लगी हुई है। इस बीच भविष्य में एक सम्मोहक मंगा के लिए विचार उत्पन्न करने में बार बार विफलताओं का सामना करने और अपने अंशकालिक काम से जाने दिए जाने के बाद मम्मी अपने छोटे से गृहनगर में लौट आती है। वह एक स्थानीय स्नानागार में एक पद लेती है और प्राचीन रोमन इतिहास के अध्ययन में लग जाती है। लूसियस द्वारा उसे दिया गया सिक्का और उसका अचानक गायब हो जाना उसकी जिज्ञासा को बढ़ाता है, जिससे उसे आश्चर्य होता है कि क्या वो सुदूर अतीत का कोई व्यक्ति हो सकता है। रोम में वापस लूसियस अपनी पत्नी के विश्वासघात से तबाह जीवन के लिए सभी उत्साह खो देता है। एक दिन एक दूत सम्राट के बारे में चिंता के साथ उनके पास आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट ने हाल ही में अपने बेटे को खो दिया है और उनका मानना है कि मगरमच्छ उनके बच्चे का पुनर्जन्म है। वो लूसियस को इस मगरमच्छ को रखने और उसकी देखभाल करने के लिए एक जगह तैयार करने का काम सौंपता है, इस शर्त के साथ कि इसकी हर जरूरत को पूरा किया जाए। लूसियस को अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर मगरमच्छ को कुछ भी होता है तो वो दोषी होगा और एक राष्ट्रीय अपराधी के रूप में गंभीर परिणामों का सामना करेगा। इसके बाद लूसियस अनुरोध के अनुसार पानी के प्रवाह का निरीक्षण करने के लिए सम्राट के स्नानघर की ओर जाता है। हालांकि जब वो टब में प्रवेश करता है तो उसे अप्रत्याशित रूप से तीसरी बार भविष्य में धकेल दिया जाता है। वो पानी से निकलता है और खुद को मगरमच्छों से घिरे एक पिंजरे के भीतर सीमित पाता है, जिससे पता चलता है कि वह अब एक मगरमच्छ अभयारण्य में है। साथ ही मम्मी भी अभयारण्य में एक तारीख के साथ है जिसे वह नापसंद करती है। वह अपने साथी को भगाने का हर संभव प्रयास करती है और जब वह पिंजरे के अंदर लूसियस से लड़खड़ाती है तो बहुत खुश होती है। वो उसे मुक्त करती है और उसकी पिछली तारीख को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उसे अभयारण्य का दौरा प्रदान करती है। लूसियस मगरमच्छों की उचित देखभाल करने और उनके लिए एक उपयुक्त आवास बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करता है। मम्मी उसे तीरंदाजी से भी परिचित कराती है ताकि उसके संदेह की पुष्टि की जा सके कि वो वास्तव में एक रोमन आदमी हो सकता है। लूसियस प्रभावशाली ढंग से सभी लक्ष्यों को हिट करती है, जिससे उसका कुबड़ सही साबित होता है। आखिरकार उसका सामना एक गर्म झरने से होता है जो उसे अपने समय पर वापस ले जाता है। कुछ महीनों बाद सम्राट सफलतापूर्वक अपने मगरमच्छ बेटे के लिए एक आदर्श वातावरण स्थापित करता है और वो लूसियस को अपने परिवार के एक प्रिय सदस्य के रूप में मानने लगता है और अक्सर उसे महल में आमंत्रित करता है। शहर तब तक फलता फूलता रहता है जब तक सम्राट को विद्रोहियों द्वारा उसके सैनिकों पर हमला करने की खबर नहीं मिलती। वे उनके नेतृत्व पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हैं और कीमत की परवाह किए बिना उन्हें सत्ता से हटाने के लिए कृतसंकल्प हैं। सम्राट की सेना और विद्रोहियों के बीच 1 साल तक चलने वाली भीषण लड़ाई जारी रहती है। इस बिंदु पर उम्रदराज सम्राट सेवानिवृत्ति के बारे में सोचता है और अपने भतीजे सियोनियस को सिंहासन सौंपने का इरादा रखता है। सम्राट के रूप में सियोनियस की उद्घाटन परियोजना में लोगों का पक्ष हासिल करने के लिए एक नए स्नानागार का निर्माण शामिल है। नतीजतन सम्राट इस प्रयास में लूसियस की सहायता चाहता है। ये लूसियस के लिए एक दुविधा पैदा करता है क्योंकि उसके मूल्य सियोनियस के साथ संरेखित नहीं होते हैं, जो अहंकारी और घमंडी के रूप में सामने आता है। लूसियस को पता चलता है कि यदि सियोनियस सिंहासन पर चढ़ता है तो ये रोमन साम्राज्य के लिए विनाश होगा। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद लूसियस सियोनियस से संपर्क करता है और परियोजना पर सहयोग करने से दृढ़ता से इनकार करता है।
सियोनियस ने उसे याद दिलाया कि सम्राट की अवहेलना करना देशद्रोह है, जिसके लिए मौत की सजा हो सकती है। हालांकि लूसियस अपने निर्णय पर दृढ़ है। वह एक साथी वास्तुकार के पास जाता है और उससे इस परियोजना को शुरू करने का अनुरोध करता है, लेकिन यह वास्तुकार उसकी वित्तीय परेशानियों का कारण बनने के लिए लूसियस से नाराज है। एक तीखी बहस शुरू हो गई, जिसके परिणामस्वरूप लूसियस को एक कुएं में धकेल दिया गया। अगले दृश्य में लूसियस खुद को सपाट चेहरे वाली जनजाति के साथ वापस पाता है। घायल और दर्द में वे अपने में से एक के रूप में उसकी देखभाल करते हैं। वे उसे एक गर्म झरने के पास ले गए। माना जाता है कि इसमें स्नान करने पर उपचार गुण होते हैं। वे उसे किण्वित शराब भी देते हैं, जिससे उसका गला जल जाता है। यहाँ लूसियस का सामना मम्मी से होता है, जिसने बुनियादी लैटिन भाषा बोलना सीख लिया है। वो उसका नाम पूछती है, लेकिन लूसियस नशे में धुत होकर उस पर गिर पड़ता है और दोनों झील में गिर जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे खुद को रोम में पाते हैं और मम्मी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। उसे पता चलता है कि लूसियस को सम्राट के आदेशों की अवहेलना के लिए फांसी का सामना करना पड़ेगा। चिंतित होकर वो उसे इस परियोजना पर काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ जाते हैं। लूसियस अपने जीवन की सुरक्षा के लिए अपने सामान के साथ चला जाता है। इस बीच जापान में बुजुर्ग लोगों का एक समूह मम्मी को खोजने के लिए निकलता है, लेकिन उसी झील में डूब जाता है। लूसियस की तरह वे भी भंवर में फंस जाते हैं और उन्हें समय में वापस ले जाते हैं। जैसे ही लूसियस एक अलग शहर की यात्रा करता है, वह एक पहाड़ी के ऊपर एक प्राकृतिक गर्म झरने पर ठोकर खाता है। चपटे चेहरे वाली जनजाति से मिली देखभाल को याद करते हुए वो वसंत को सम्राट के घायल सैनिकों के उपचार के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में देखता है। वह अपना विचार मम्मी के साथ साझा करने के लिए दौड़ता है, जो सहमत हो जाती है। इसके बाद लूसियस सम्राट के पास जाता है, अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और दावा करता है कि एंटोनियस ने उसे वसंत बनाने का निर्देश दिया था। सियोनियस की तुलना में सिंहासन के लिए अधिक उपयुक्त उत्तराधिकारी एंटोनियस को लूसियस ने सम्राट की नजरों में अपनी स्थिति सुधारने के लिए प्राथमिकता दी। स्प्रिंग को विकसित करने की मंजूरी मिलने के बाद लूसियस, मामी और चपटे चेहरे वाली जनजाति ने अपना काम शुरू किया। कुछ ही घंटों में वे प्रारंभिक झोपड़ी का निर्माण कर लेते हैं। समय के साथ गर्म पानी के झरने के आसपास कई घर उगाए, जिससे ये सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ स्थल में बदल गया। ये जनजाति आधुनिक चिकित्सा के अपने ज्ञान का उपयोग करके घायलों की देखभाल करती है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने में मदद करती है। महीनों बाद विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में सैनिक विजयी हुए। वे आनंद के साथ जश्न मनाते हैं, शराब पीते हैं और नृत्य करते हैं। लूसियस और मामी इस दौरान एक अंतरंग बातचीत साझा करते हैं। उनके सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से एक दूसरे के लिए गहरी भावनाएं विकसित हुई हैं। लूसियस को खुशी के उस स्तर का अनुभव होता है जो उसने पहले कभी नहीं जाना था, लेकिन ये खुशी अल्पकालिक है क्योंकि चपटे चेहरे वाली जनजाति अचानक गायब हो जाती है। मामी भी उसकी नजरों से ओझल होने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से गायब हो जाए, वह उसे बताता है कि रोम तक जाने के लिए कई रास्ते हैं। अगले दृश्य में सम्राट एंटोनियस को अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त करता है और लूसियस को युद्ध में उसकी वीरता के लिए जनता के सामने सम्मानित किया जाता है। लोग मानते हैं कि उनके बिना जीत अधूरी रह जाती। फिल्म लूसियस और मामी द्वारा अपने प्यार को गले लगाने और जापान में एक साथ एक नया जीवन शुरू करने के साथ समाप्त होती है, क्योंकि वे एक बार फिर से मिलते हैं जब वे आधुनिक जापानी स्नानघर में बैठकर सूर्यास्त देखते हैं। फिल्म आशा की भावना और इस विचार के साथ समाप्त होती है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान सकारात्मक बदलाव ला सकता है और लोगों के जीवन को समृद्ध बना सकता है।